हेलो लर्नर्स। मैं हूं डॉक्टर इंदु साधवानी और आप सभी का स्वागत करती हूं इस चैनल पर, जिसमें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11, 12 और 13 के प्रोविजंस को विस्तार से देखेंगे। चैप्टर 11 है ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर रेफरेंस इन केस ऑफ नीड, यानी आदरणार्थ, प्रतिग्रहण तथा समुदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में। इस चैप्टर में सेक्शन 108 से लेकर के 116 तक के प्रोविजंस कवर्ड है। चैप्टर 12 जो है प्रतिकर या कंपनसेशन के विषय में सेक्शन 117 में डील करता है, और चैप्टर 13 जो है एविडेंस के स्पेशल रूल्स बताता है फ्रॉम सेक्शन 118 टू 122। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनआईए 1881 के चैप्टर 11 में एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड के बारे में धारा 108 से लेकर के धारा 116 तक प्रावधान किए गए हैं। ये सभी प्रावधान हम एक साथ एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे विद बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो जो पर्सन चेक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखता है वो ड्रावर हो गया, जो इशू करता है और जो पे करता है वो पेई हो गया, और जो लायबल है इसके लिए, यानी जैसे बैंक हुआ, तो वो ड्रावी हो जाएगा। एक्सेप्टर फॉर ऑनर के लिए जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर या अननोन पर्सन जो है वो एक्सेप्टर नहीं बन सकता, पर अगर कोई विनिमय पत्र अस्वीकरण के आधार पर ही डिसऑनर हो जाता है या अनादृत हो जाता है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि अस्वीकरण के आधार पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट अनादृत हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 पार्टीज की जरूरत होती है। एक पेमेंट करने वाला, एक पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला, और एक माध्यम जिसके माध्यम से ये पेमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो पेमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। ये 3 पार्टीज होती हैं। ठीक, यहाँ पर एक व्यक्ति है राहुल, वो ड्रावर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। एक व्यक्ति राज है जो ड्रावी है जिसने पेमेंट करना है, और एक थर्ड व्यक्ति है सीमा, जो पेई है। अब राहुल ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और सीमा से कहा कि आप जाकर के राज से एक्सेप्टेंस लेकर आओ। राज ने सीमा को मना कर दिया कि वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर राज के बिहाफ में सीमा जो है वो सू कर सकती है राज के खिलाफ, पर राज के पास एक और व्यक्ति खड़ा था, सूरज। सूरज ने कहा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ राज। यहाँ पर सूरज को एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कहेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, गेट इट। यहाँ पर सूरज जो है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर होगा, ड्रावी की जगह पर वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, और ड्रावी के बिहाफ में वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है ताकि वो डिसऑनर होने से उसे बचा सके। ठीक, लेकिन जो होल्डर है इस काम में उसे ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक जरूरी शर्त है। एक बार नॉन एक्सेप्टेंस होने पर नोटिंग होनी जरूरी है। नोटिंग के प्रोविजंस हमने इससे पहले 92 सेक्शन में पढ़े थे। कोई एग्जिस्टिंग पार्टी एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं कर सकती है, न्यू पार्टी होना जरूरी है। ये ओरल नहीं हो सकता प्रोसीजर, रिटर्न में होना जरूरी है। जो एक्सेप्टेंस है ये पूरे अमाउंट की होनी चाहिए, पार्ट पेमेंट की नहीं हो सकती है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर जो है, जो पार्टी ऑलरेडी लायबल है किसी स्पेसिफिक बिल के लिए, उसी के लिए होनी चाहिए। मैच्योरिटी से पहले ये पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, और नोटरी पब्लिक को इस आशय का डिक्लेरेशन जो है वो
रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सेक्शन 108 से लेकर के 116 तक की जो प्रोविजंस हैं, इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 में कंपनसेशन की बात की गई है प्रतिकर के विषय में। ये चैप्टर एक ही धारा में कंपनसेशन से रिलेटेड रूल्स प्रोवाइड करता है। ये रूल्स हम शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में समराइज करते हैं। पहला रूल ये है कि धारक ही शोध्य रकम को पाने का हकदार होगा। दूसरा ये कि धारक ही ऐसी रकम को विनिमय की चालू दर पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तीसरा रूल ये है कि जिस दिन पृष्ठांकक या एंडोर्सर जो है लायबिलिटी लेते हुए शोध्य रकम का संदाय करता है, तो ऐसी रकम को 18% ब्याज की दर के साथ और अनादर के कारण या अन्य जो खर्चे हुए हैं उन सभी को भी पाने का धारक अधिकारी होगा। अगला रूल ये है कि जो पक्ष प्रतिकर पाने का हकदारी है वह मांग करने पर या प्रेजेंटमेंट पर या विनिमय पत्र यदि उसे प्राप्त होता है तो उससे उस विनिमय पत्र पर अपने द्वारा उचित तौर पर जितने खर्च हुए हैं उन्हें लिख भी सकेगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिकर के संबंध में चैप्टर 12 के सेक्शन 117 में कुछ रूल्स बताए गए हैं, इनको फॉलो करना काफी जरूरी है। अब बात करते हैं एनआईए 1881 के चैप्टर 13 के प्रोविजंस को, जो कि धारा 118 से लेकर के 122 तक साक्ष्य के विशेष नियम बताते हैं, स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले धारा 118 में प्रतिफल के संबंध में उपधारणाएं की गई हैं, प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो धारा 118 है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अधीन काफी सारी उपधारणाएं होती हैं। जब तक इन्हें प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है तो वे इसी प्रकार से मान्य होंगी। इस संबंध में धारा 118 के अंतर्गत अलग अलग उपखंड मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले प्रतिफल के संबंध में, फिर दिनांक के संबंध में, फिर प्रतिग्रहण के संबंध में और समय के संबंध में, तत्पश्चात अंतरण के समय के संबंध में धारा 118 के अंतर्गत ही उपधाराओं में कुछ उपधारणाएं की गई हैं जो उसी प्रकार मान्य होंगी जो कि इंस्ट्रूमेंट में जिस रूप में लिखित हैं। इस संबंध में काफी सारे केस लॉज भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामुलु बनाम सिन्नोइया के केस की। इस केस में यह धारित किया गया कि प्रतिफल की उपधारणा केवल उस समय उत्पन्न होती है जबकि लिखत की सम्यक निष्पादना स्थापित हो। उदाहरण के लिए एक वचन पत्र में वाद में वादी को प्रारंभ से यह साबित करना होता है कि प्रतिवादी के द्वारा ही वचन पत्र निष्पादित किया गया है। जो ही इस प्रकार लिखत का निष्पादन साबित कर दिया जाता है तो न्यायालय ये उपधारणा रखेगा कि वचन पत्र प्रतिफल के लिए ही रचित किया गया था और ये उपधारणा तब तक बनी रहेगी जब तक इसे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है। इसी प्रकार आगे सेक्शन 119 में बताया गया है प्रिजम्पशन ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। किसी ऐसी लिखत पर वाद में जिसका कि अनादरण किया गया है, न्यायालय विरोध के सबूत पर अनादरण के तथ्य की कल्पना करेगा जब तक कि इस तथ्य का खंडन नहीं किया जाता है। धारा 120 इस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करती है कि लिखत की मूल वैधता को नकारने के संबंध में क्या विबंधन के सिद्धांत मौजूद है। चाहे वचन पत्र का, चेक का, विनिमय पत्र का निर्माता जो हो वह इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स या ड्रावी के सम्मान के लिए बिल का कोई स्वीकार करता हो, उचित समय पर धारक द्वारा मुकदमे में इनकार करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। उपकरण की वैधता
जो है वह जब मूल रूप से जब तक न बनाई गई हो। 122 में बताया गया है पूर्व पक्षकार के हस्ताक्षर या क्षमता से इनकार करने के विरुद्ध विबंधन। एक परिक्राम में लिखत जो होती है उसके किसी भी पृष्ठांकक या एंडोसर को बाद के धारक द्वारा उसके बाद के मुकदमे में लिखत के किसी भी पूर्व पक्ष के अनुबंध के हस्ताक्षर या क्षमता से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो प्रावधान है स्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी दोनों की ही संबंध में निबंधन के सिद्धांत मौजूद हैं। तो ये चैप्टर जो है इस प्रकार की उपधारणाओं की बात करता है जो कि सभी पक्षकारों पर समान रूप से लागू होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट्स और इन्हें प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगता हो तो सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी अपना टाइप करके पूछ सकते हैं। यदि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो वो बात भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।